ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खेती बाड़ी से अगर किसानों को मुनाफा कमाना है तो कृषि सह व्यवसायियों की तरफ ध्यान देना होगा। अगर कृषि सह व्यवसायियों में बत्तख पालन की बात करें तो ये कम पूंजी और कम जगह में खेती बाड़ी के साथ आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा मछली पालन कर रहे किसान भी इसका पालन कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि किसान बत्तख की उन्नत नस्लों का पालन करे, साथ ही इनकी देखरेख पर थोड़ी ध्यान दे। तो आइए बत्तख पालन के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जियाउल हुदा से। पूरे कुक्कुट पालन का 5 से 6% जो हिस्सा है वो बत्तख पालन के द्वारा पूरा होता है। बत्तख एक काफ़ी अच्छी आय का स्रोत हो सकती है जब आप पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से बत्तख पालन करेंगे। बत्तख के बारे में जो एक ख़ास विशेषता ये है कि वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। अपना बहुत सारा भोजन वो तालाबों से के स्रोतों से और अन्य स्रोतों से ले लेती हैं और जहाँ भी नेचुरल रिजर्वायर हो वहाँ पर बत्तख पालन और भी अधिक कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती हैं। बत्तख के अंडों के बारे में है कि बत्तख का अंडा लगभग जो है 10 से 15 ग्राम मुर्गी की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तख पालन में जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। जब बत्तख लगभग 16 से 18 सप्ताह के आसपास की हो जाती है तब वो अंडा देना शुरू करती है। बत्तख पालन करने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बत्तख अंडे के उत्पादन के लिए बेहतर होती हैं और कुछ मांस उत्पादन की दृष्टि से बेहतर होती हैं। कुछ बत्तख की नस्लें ऐसी भी हैं जिससे आप मांस और अंडा दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बत्तख पालन शुरू करने से पहले आपको उनकी नस्लों के बारे में उचित जानकारी होनी आवश्यक है। बत्तख की बात करें तो मुर्गियों की तरह ही बत्तख में भी कई प्रभेद होते हैं। जो एक अंडे देने वाली नस्ल होती है उसमें ख़ास करके जो खाकी कैम्बेल हैं, रनर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं और खाकी कैम्बेल तो 280 से 300 अंडे तक प्रति वर्ष देती हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में या जो लोग अंडा उत्पादन के लिए करना चाहते हैं, ये कम मेंटेनेंस में ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जहाँ पर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं उनके लिए। इनका प्रबंधन भी आसान होता है। जब हम बात करते हैं मांस के लिए, जब आप बत्तख पालन करते हैं तो मस्कोवी है, एल्सबेरी है, तो ये सब प्रजातियां हैं। आप उसको आसानी से आप जब मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन करते हैं तो इनका बत्तख पालन आप करें। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप बत्तख पालन शुरू करते हैं तो चूज़ों की देखभाल। आप ये गौर करेंगे कि जब आप बत्तख पालन करें तो शुरू में बत्तख को बच्चों को 24 घंटे के आसपास आप मुर्गियों के साथ ब्रूड करने दें। सब हम लोग जानते हैं कि तापमान का बहुत महत्व है। जब गर्मियों के दिनों में तो वैसी जगह बच्चों को रखें जहाँ खुली हवादार जगह हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। लेकिन जब ठंडों के मौसम में इसकी थोड़ी हम लोगों को देखभाल तापमान की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हो जाता है और किसी भी तरीके से हमको 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पहले 1-2 दिन रखना चाहिए और हर दिन कुछ तापमान घटाने देना चाहिए। बत्तखों के चूजों को लगभग 25% प्रोटीन युक्त आहार देना आवश्यक होता है और जब यह बत्तखें अंडे देने की स्थिति में हो जाए तो इनको प्रोटीन वाला आहार घटाकर 17% कर देना चाहिए। हालांकि आप इन्हें किसी नजदीकी तालाब या नालों में ले जाकर चरा सकते हैं ताकि वह प्राकृतिक रूप से जलीय जीव जैसे घोंघे आदि का सेवन कर अपनी खुराक पूरी कर सके। वैसे हर बत्तख को 100 से 150 ग्राम दाना देना आवश्यक होता है। तो आप जब बत्तख के बच्चों चूज़ों का देखभाल करें तो कोशिश करें कि जाली के ऊपर बत्तख के चूज़ों को रखें।
जहाँ तक बीमारियों की बात आती है तो बत्तख में बहुत कम बीमारियाँ होती हैं। डक हेपेटाइटिस है, डक कोलरा है, अफ्लाटॉक्सिकोसिस का केसेस आता है, लेकिन ख़ास करके डक हेपेटाइटिस का जो आप टीका है उसको आप लगवा दें। आपको बता दें कि बत्तख पालन जब आप शुरू करना चाहते हैं तो कुछ बातें और आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि 10 में 2 नर हो, ये रेशियो आप मेंटेन रखें। ज़्यादा नर की संख्या हो तो तुरंत आप उसको हटा दें। आप एक चीज़ जान लें कि एक बत्तख के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता होती है घर में, वो लगभग 3 से 4 स्क्वायर फीट की ज़मीन की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से आप हवादार घर, ऊंची जगह पर आपको कितनी बत्तख पालना है उसके हिसाब से आप उन बत्तखों का चयन कर सकते हैं। बतख के साथ मछली पालन करने से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। मछली सह बतख पालन एक ही तालाब में आसानी पूर्वक किया जा सकता है। बात करें इसके लाभों की तो वे इस प्रकार से है। मछली सह बतख पालन से तालाब में अतिरिक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मछलियों को कृत्रिम आहार कम देना पड़ता है। तालाब में बतख के तैरते रहने से वायुमंडल की ऑक्सीजन निरंतर पानी में घुलती है। बतखें जलीय वनस्पति पर नियंत्रण रखती हैं। अगर इन सारी चीज़ों को घर में ही मिलाकर अगर आप एक अनुपात में अगर बनाएंगे और आपके पास तालाब की व्यवस्था है तो कम लागत में बत्तख पालन आपके लिए बहुत एक अच्छे आय का स्रोत हो जाता है। सब्जियों की खेती कम समय में अधिक आमदनी देती है, इसीलिए किसान सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। अभी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई का सही समय चल रहा है और इन फसलों से अधिक कमाई करनी है तो किसानों को इनकी उन्नत किस्मों की बुवाई वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी, जिसके बारे में बता रही हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शीला बारला। किसान भाइयों नमस्कार। फसलों में लतर वाली सब्जियां या जिसे हम कद्दू वर्गीय फसलें बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जैसे कि खीरा, लौकी, करेला, ककड़ी, ये सभी फसलों की में आते हैं। और किसी भी फसल की अच्छी उपज के लिए ज़रूरी होता है भूमि का चुनाव। तो वैसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल का जमाव ना होता हो या ऊपरी भूमि का चुनाव करें। दोमट मिट्टी अच्छी होती है ये कद्दू वर्गीय फसलों की उपज के लिए। और इसमें जो तरह तरह की फसलें हैं उनमें मुख्य तौर से जैसे लौकी के लिए उन्नत किस्में पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि, PSPL और पूसा हाइब्रिड 3। करेला के लिए पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड 2, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, ये सभी करेला के उन्नत किस्में हैं। वहीं पर नेनुआ के लिए या जिसे चिकनी तोरी भी कहते हैं उसकी उन्नत किस्में हैं पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा, पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन या जिसे झींगी भी कहा जाता है उसकी उन्नत किस्में हैं स्वर्ण उपहार, पूसा नसदार, सतपुतिया, पूसा नूतन। वहीं कद्दू के लिए पूसा विश्वास, पूसा विकास, पूसा हाइब्रिड 1। कद्दू वर्गीय सब्जियों की विभिन्न फसलों के लिए बीज दर इस प्रकार हैं। जैसे खीरा के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, लौकी के लिए 4 से 5 किलोग्राम, करेला के लिए 6 से 7 किलोग्राम, कद्दू के लिए 3 से 4 किलोग्राम, तोरई के लिए 5 से 5.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जैसे कि मैंने बताया उर्वरक और खाद का प्रयोग का भी महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी फसल की उपज के लिए। तो खेत की तैयारी के समय ही इन फसलों के लिए 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर खाद की आवश्यकता होती है और उसके साथ ही 80 किलो नाइट्रोजन
और 50 किलो फास्फोरस और उसके साथ 50 किलो पोटास को भी खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला दें। और अभी इसे लगाने का समय है। बेल वाली सब्जियों में खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इनमें से यूरिया की आधी मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में मिला दें और यूरिया शेष बची मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में परिवेशन करें। इसके लिए खेत में लगभग 45 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नाली बना दें और फसल की बढ़वार के अनुसार नाली का लंबाई बढ़ाया घटाया जा सकता है। और वहीं पर किसान भाई थाली में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। जैसे एक थाली बनाएंगे या जो बेसिन के आकार का होता है, उस बेसिन में करीब 3 से 5 पोस्ट बीज की बुवाई कर दें। इस तरह से बुवाई करें और फसल का बढ़वार के अनुसार 1 से 1.5 मीटर या 2 मीटर दूरी में थाला बना सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके बीज बोएं। तो 5 से 7 दिनों के अंतराल पर मौसम और भूमि को देखते हुए सिंचाई का प्रबंध करें। इस तरह से किसान भाई अच्छी उपज पा करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी